मेरे घर से 3 किलोमीटर पे दोनों तरफ उत्तराखंड शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि मैं उत्तराखंड को बहुत करीब से जानता हूँ, इस मिट्टी में ही मैं पला बड़ा हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो DAV PG कॉलेज देहरादून की है, ग्रेजुएशन लॉ, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो मैं उत्तराखंड को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। प्यारे साथियों, उत्तराखंड में गैर बराबरी, अन्याय, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ और शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने आंदोलन किए हैं। मैं उनके पढ़ता भी हूं, जिनमें हरिप्रसाद टमटा जी बड़े प्रमुख हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी और कई क्षेत्रों में उनका बड़ा योगदान है। और उत्तराखंड को और समझिए कि यहाँ एक क्षेत्र है जिसको हम लोग जौनसार बाबर के नाम से जानते हैं। चक्राता से ऊपर का जो क्षेत्र है, चक्राता भी उसमें आता है, वो पूरा एसटी क्षेत्र है। वहां सामान्य जाति के लोग भी एसटी में काउंट होते हैं। तो वहां किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो एसटी में ही काउंट होता है मैक्सिमम। तो जब मैं पढ़ता था तो बच्चों के सामने बड़ी परेशानी आती थी कि जब वो एससी का सर्टिफिकेट लेके जाते थे तो अधिकारी कहते थे कि बॉस ये तो एसटी क्षेत्र है, तो तुम्हें एसटी में का वो भरना चाहिए, सर्टिफिकेट यूज करना चाहिए। और जब वो एससी का सर्टिफिकेट ले एसटी का सर्टिफिकेट ले जाते तो कहते थे आप तो एससी के लोग हो, तो आप एसटी का कैसे भर सकते हो। तो कॉलेज के दिनों में भी वहां की समस्याओं से मैं अवगत हूं, और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि भारत में जो जातिवाद है, भेदभाव है, छुआछूत है, गैर बराबरी है, वो उत्तराखंड में उसकी जो दीवारें हैं वो आज भी बहुत ऊंची है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको अगर आप सुनेंगे तो शायद आपका कलेजा थरथर कांप जाएगा। कई ऐसी बड़ी घटनाएं हैं, चाहे वो मंदिर प्रवेश को लेके हो, चाहे वो एक महिला का नाक काट दिया गया था, और जब उसके साथ एक्चुअली उसके साथ जहां तक मुझे याद है दुष्कर्म हुआ था, और जब वो थाने गई थी तो फिर उसका नाक काट लिया गया था, और एक व्यक्ति को उसका मुंह काला करके गधे पे घुमाया गया था। और एक बड़ा और काफला के नाम से वो, आई थिंक उस घटना को हम लोग याद करते हैं। बातों बातों में याद आ गई वो घटना भी, मेरे याद है कि बड़ा बड़ा घटनाक्रम था वो। कफल या काफला, आई थिंक मैं अभी इसको स्पष्ट कर दूंगा। तो ये सारी घटनाएं ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी वहां जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पे है। उसका नाम है काफल्टा हत्याकांड, और ये अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गांव
बद्रीनाथ मंदिर के पास 9 मई 1980 की बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां पालकी से उतरने पर विवाद हुआ था। जिसमें 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बस मैं ये बता रहा हूं आप लोगों के लिए। 14 बारातियों की निर्मम हत्या हुई थी, ये जानकारी बस मैं आपको दे रहा हूं। कफाल्टा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बारात दूल्हे को भाग के जान बचानी पड़ी थी और बाराती एक घर में घुस गए और उस घर को चारों तरफ से फूक, मतलब भूसा और वो सब डाल के आग लगा दी गई, जिसमें 6 लोग जिंदा जल गए थे और 14 लोगों की जान गई। मैं भी गया था, एक बच्ची का रेप हुआ था नैनसोब, जहां उसकी माँ को अस्पताल तक वापस आने नहीं दे, अस्पताल तक जाने नहीं दे रहे थे रेप के बाद उस बच्ची को लेके ट्रीटमेंट के लिए। उसको घेराबंदी कर ली गई थी, लेकिन वो बहादुर योद्धा माँ थी, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं होता, तो वो आई थी, मेरे याद है, मैं गया था। एक बार चक्की छूने पे भी वहां हत्या हुई थी। वो भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी, चाकी छूने पे, आटा पीसने वाली। और साथ में बैठ के भोजन करने पे भी एक घटना हुई थी, उसमें भी मैं गया था, जहां बारात में साथ में भोजन करने पे एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया गया था। वो बच्ची मैं भावुक हुआ था, वो फोटो आज भी मेरे याद है। मैं गया था, अधिकारियों से मिला था, एसएसपी डीएम से, और डीएम हरिद्वार जिले के ही होते थे उस समय, या आई थिंक बिजनौर जिले के रहने वाले थे, और डीएम मुझसे मिले थे। तो मैं रोक नहीं पाया था खुद को। उस बच्ची को जब मैंने रोकते देखा, कच्चा घर था उनका, एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे वादा किया था कि वो उनको आवास देंगे, पट्टा देंगे जमीन का। मेरे याद है कि उस बच्ची के आंसू में देख नहीं पाया, और अधिकारियों के सामने भावुक होकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं रो पड़ा, क्योंकि इतना भावुक हुआ उसको सुन के। जवान बेटी थी वो, और एक बेटा था उनका। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई, बड़ा तकलीफ दे था वो भी। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी एक घटना हुई जिसको हम केतन के नाम से जानते हैं, केतन लाल हत्या प्रकरण, जो 17 साल का नौजवान था, प्रेम में था। हालांकि इस देश में प्रेम प्रेम की कोई जगह नहीं है, जातियों में बटा समाज है, और जाति के आधार पर, और कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बन जाती है, ऊपर ऊपर कहीं नहीं बनती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं। माँ बाप तय करते हैं, भाई बहन तय करते हैं, परिवार के बड़े लोग तय करते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं बनती है। बस हम क्योंकि आशावादी हैं, तो हम करते क्या है कि जैसे हमें रास्ते में एक्सीडेंट अगर हमारा हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारी गलती भी ना, तो हम कहते हैं कि अच्छा हुआ भगवान ने भाई इतने पे टाल दी, अगर हम जिंदा बच जाते, वरना तो पता नहीं मर जाते। और जो भी होता है उसको कहते हैं भाई तो होनी है, होनी कोई टाल नहीं सकता, तो होनी थी, ये किसी के हाथ में नहीं। ये कह के हम लोग उसको, अपने मन को सांत्वना देते हैं, संतुष्टि देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्रेम प्रसंग वगैरह वो भी सच है, लेकिन इससे बड़ा सच है जाति, जातीय समाज। तो केतन लाल को फोन करके बुलाया गया, और उसकी फिर रात को पीट पीट के हत्या कर दी। पिता ने जो आरोप लगाए हैं, बताया है कि भाई उसके नाखून खींच ले गए, उसके पैरों में कील ठोक दी गई, उसके गुप्तांगों पे भी वो भी चोट पहुंचाई गई, उसकी पूरी बॉडी पे चोट के निशान थे। एक निर्मम हत्या हुई है। मैं कंपैरिजन नहीं किया जाता, करना चाहता, लेकिन हत्या तो बिहार में भी हुई है भरत तिवारी की। उसके हाथ में तो बंदूक भी थी, इसके हाथ में बंदूक, वो उसके हाथ में पिस्टल भी थी, रिवाल्वर आई थिंक कुछ था, लेकिन इसके हाथ में बेचारे के वो भी नहीं था। इसका अपराध था कि इसने शेड्यूल कास्ट में जन्म लिया और प्रेम कर लिया, जाति व्यवस्था के आधार पर, जो तथाकथित ऊंची जाति है उसमें। तो भरत तिवारी इनकाउंटर पे बड़ा बवाल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन जातीय सच्चाई है और सशक्त समाज है, तो वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं बेचारे। होना ही चाहिए, मैं इनकाउंटर के खिलाफ हूँ, बुलडोजर इनकाउंटर में सब चीजों के खिलाफ हूं। होना ही नहीं चाहिए किसी का इनकाउंटर, कानून सजा दे। लेकिन सवाल यहाँ वही है, केतन को सजा क्यों?
केतन ने अगर कोई अपराध किया है तो केतन को आप पुलिस को देते, पुलिस मुकदमा लिख देती, वो जेल चला जाता। इस देश में धार्मिक ग्रंथों के आधार पे हम राधा कृष्ण की प्रेम कथा को मान्यता देते हैं और उनको स्वीकार करते हैं ईश्वर के रूप में बड़े पैमाने पे लोग, और मथुरा वृंदावन में उनके जय जयकार होते हैं। वहीं प्रेम में जातीय इतना बड़ा वो है उनके उनके उनको मानने वाले लोगों में कि उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, और किस तरह की निर्मम हत्या। और उसके बाद जो सबसे तकलीफ दे था, जिसके कारण मेरा वहां जाने का वो बना है, मुझे जब बताया गया, हालांकि मैं सब घटनाओं में नहीं जाता, वहां जाता हूं जहां मुझे लगता है कि भाई न्याय में दिक्कत है या परिवार असुरक्षित है, और इस मामले को सब लोगों तक पहुंचाना जिससे कि इस परिवार के साथ अन्याय ना हो, कल कोई घटना ना हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि कोई वहां जा नहीं पा रहा है। हालांकि जब ऐसी होती है तो सब लोग जाते हैं परिवार को संवेदना देने के लिए कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, दुख बांटने के लिए जाते हैं। अब तो कुछ घटना ही नहीं बची, पीड़ितों को सांत्वना देते हैं, लेकिन जा रहे हैं तो वो कोई मॉब बना के, भीड़ बना के खड़े हो जा रहे हैं, कह रहे हैं आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो क्या भाई आपने भारतीय संविधान नहीं पढ़ा है? कैसे रोक सकते हैं आप किसी को कहीं जाने से? हमारे परिवार के लोग हैं, अगर उनको मारा जाएगा तो हम जाएंगे। तो जब मैंने उस बच्ची की वीडियो, उनकी मां की वीडियो, उनके परिवार का स्टेटमेंट सुना, वो मुझे सुनेंगे आज, तो मैं उनको बताना चाहता हूं उस परिवार को कि अभी चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हमारी लीडरशिप जिंदा है। ये गलतफहमी किसी शासन प्रशासन को ना रहे कि हम मुर्दा लोग हैं और हमारे साथ अन्याय होगा और हम अपने परिवार से मिलने भी जा पाएंगे, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि कानून का राज ऐसा होना चाहिए था कि परिवार को सुरक्षित महसूस हो कि परिवार तो डर के समय में है, और जब परिवार के सामने उनसे जो मिलने लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाए तो परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा भाई? वहां कैसे कुर्सी पर बैठ के आप न्याय की बात कर रहे हो भाई? क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री वहां हमसे मिलने के लिए उस परिवार से? और उनसे भी ज्यादा शर्म की बात उन जनप्रतिनिधियों के लिए है जो SC ST के जनप्रतिनिधि बनते हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला परिवार के पास जाके हाथ उठाने। सीख लीजिए, सामान्य जाति के नेताओं से सीख लीजिए भाई कि भरत तिवारी के समर्थन में उनके समाज के सब लोग खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बाल मुंडवा रहे हैं, और बड़े बड़े मंत्री मैंने सुना जवाब दे रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये क्यों किया, वो क्यों किया। इस देश में पहला इनकाउंटर नहीं, सैकड़ों इनकाउंटर, हजारों इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन इनकाउंटर होता है, और जिसका इनकाउंटर होता है उसकी डेड बॉडी भी उसके परिवार के लोग जला नहीं पाते। उसकी डेड बॉडी भी प्रशासन तय करता है। कितने आंदोलनों में गोलियां चली हैं, उन पर हथियार नहीं थे। NRC का आंदोलन था, मैंने देखा था, हथियार नहीं थे उन पर, लेकिन उनको गोलियां माथों में लगी, छाती में लगी, पेट में लगी, और उनके उनके दफीने भी बहुत दूर दूर हुए। और 2 अप्रैल का आंदोलन मेरे याद है, किसी पे हथियार नहीं था, हमारे बच्चे पे गोलियां चली और मारे गए। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, ग्वालियर में मारे गए लोग, और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में पकड़ ठूस दिया, रासुका लगा लगा लात मार मार के। तो मैं इनका स्वतंत्र प्रतिनिधि हूं, और मैंने पार्लियामेंट में अगर 200 स्पीच दी हैं तो 190 SC ST OBC और माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के हक में दी है, और किसी के विरोध में नहीं दी, उनके हक में दी, उनके लिए लड़ने के लिए दी। और अभी चाहे मजार प्रकरण हो, मैं लड़ाई मजार की नहीं, लड़ाई न्याय की है कि अगर आप जबरन इस संवैधानिक देश में किसी को अपने राजनीतिक अंडे के जरिए अगर शासन प्रशासन पुलिस और नेता एकजुट हो जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और हर एक अम्बेडकरवादी आजाद समाज पार्टी का योद्धा खड़ा मिलेगा। ये बताने के लिए है लड़ाई। तो मैं आपको कुछ और घटनाएं बता देता हूं। अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या, पिथौरागढ़ में दलित छात्रा के साथ शोषण का मामला,
चंपावत में दलित ड्राइवर को जूतों की माला पहनाने का मामला और नैनीताल में 2 सगे दलित भाइयों के साथ मारपीट। उन 4 मामलों में नहीं गया मैं, क्योंकि इन 4 मामलों में पुलिस कह रही थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूं और मैं वहां के प्रशासन शासन को, पुलिस को और सरकार के लोगों को ये कहना चाहता हूं, भाई मैं परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूं, ये जानने के लिए कि वो किस स्थिति में है, उनकी कानून लड़ाई को मजबूत करने, उनको विश्वास दिलाने, उनकी डिमांड्स को सरकार के सामने रखने। आप ऐसा व्यवहार मत करना कहीं रोकने ओकने वाला, किसी के दबाव में कि आने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मजबूरी में मैं जहां खड़ा हूंगा वहीं से मैं पैदल जो है, या तो उस घटनास्थल की तरफ को चलूंगा या फिर मैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ को चलूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने कल ये करने की कोशिश की तो मेरा संकल्प है आपको कि फिर मैं हरिद्वार से और वहां तक, देहरादून तक, उन्हीं गलियों तक जहां मैं पढ़ के आया हूं, मैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूंगा पैदल जाके। और अभी सत्ता परिवर्तन यात्रा में आपने हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता देखी होगी कि हम गर्मी वर्मी से डरने वाले लोग नहीं, और पैदल, हम किसान परिवारों के लोग हैं, मिडिल क्लास परिवारों के, तो गर्म सड़कें भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, ना पुलिस की लाठियां ना कुछ और। हम संवैधानिक लोग हैं, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। जिस तरह के आप सपोर्ट करोगे उसी तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, भारतीय संसद लोकसभा का चुनावा सांसद हूँ, संवैधानिक व्यक्ति हूँ। मैं प्रशासन और शासन से और सरकार से सहयोग की उम्मीद करूंगा कि वो हमें सहयोग देंगे और हमें हमारे परिवार से मिलने देंगे, और फिर उनकी बात को हम मीडिया के जरिए या पत्राचार के जरिए सरकार के सामने रखेंगे कि उस परिवार को किस हालात में और उन परिवार को किस तरह की आवश्यकता भी है। लेकिन मैं एक वादा आज आपसे और कर रहा हूं, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। अब जब भी दलित अत्याचार होगा तो वो पैदल मार्च ही होगा, अब जहां भी होगा, चाहे वो सहारनपुर से लखनऊ हो, चाहे वो सहारनपुर से देहरादून हो, हरिद्वार से देहरादून हो, या ग्वालियर से भोपाल हो, या आगरा से जयपुर हो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को मान चुका हूं कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल करेगी, जो आपके दुख दुखड़े, आपकी तकलीफों को, आपके हिस्सेदारी अधिकारों को सुरक्षित रखेगी। इसलिए मैं ज्यादा काम अगले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा समय दे रहा हूँ। राजस्थान में बहुत अत्याचारी घटनाएं हो रही, मेरे पास खबर आती। मैं स्टेट की टीम कहूंगा कमर कसे, कोई एक मामला भी ऐसा ना हो, अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी, कोई भी हो, आप जाके भीम आर्मी के हमारे साथी उनकी लड़ाई लड़े, उनको न्याय दिलाएं संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी रूप से। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। बहुत जल्द मुझे दतिया भी जाना है, दतिया के उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीते, उसकी तैयारी के लिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे सुना, और जो साथी कल चलेंगे उनको मैं कहूंगा कि वो अपने प्रदेश अध्यक्षों से बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट लोगों के, जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है उनसे। कल हम जाएंगे उस परिवार से मिलने और उस परिवार की पीड़ाओं को सुनेंगे संवैधानिक रूप से, और फिर आके मीडिया के जरिए, पत्राचार के जरिए या अधिकारियों से मिलकर वहीं अपनी डिमांड को रखेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि प्रशासन, पुलिस, सरकार कोई इसमें रोकथाम नहीं करेगी और हमारी मदद करेगी, और ये साबित करेगी कि उत्तराखंड संविधान से चल रहा है। उत्तराखंड पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, जहां कोई चुनाव सांसद नहीं जा सकता है या जाके अपने लोगों से मिल नहीं सकता है। अपराध रोकिए सर, हमें रोकने की बजाय या किसी को भी रोकने की बजाय पीड़ित से मिलने जो जा रहे हैं, अपराध रोकिए। इस तरह घटनाएं ना हो तो क्यों जाए कोई।
आपने मुझे सुना, आपका अभिनंदन। और उत्तराखंड में रहने वाले मैं हर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड मुस्लिम भाई से कहना चाहता हूँ, सामान्य जाति के भी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कि भाई कब तक जो है जाति धर्म के नाम पे अन्याय होता रहेगा और तुम जाति होती रहेगी। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, और नौजवानों को स्पेशली सोचना चाहिए, युवाओं को सोचना चाहिए कि युवाओं की प्रायोरिटी क्या है, जाति धर्म संप्रदाय है, या फिर रोटी कपड़ा मकान रोजगार, सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी और उनका आर्थिक सशक्तिकरण है। इसके बारे में सोचना चाहिए। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। कल आपसे मुलाकात होगी। और जो परिवार अगर मुझे सुन रहा है, मेरी बहन, मेरी माँ, केतन के परिवार के लोग, कल आऊंगा आपसे मिलने के लिए, और उम्मीद है कि जो भाई चला गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपको न्याय दिला करें। धन्यवाद। आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद।